नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने साहिल स्टडी 26 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम 1848 की क्रांति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यही आगे के एकीकरण का आधार बनेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है, जब चार्ल्स दसम जो फ्रांस का राजा था, वह अच्छा राजा नहीं था, जिसका लोगों ने बहुत ही विरोध किया और उसको फाइनली 31 जुलाई 1830 को हटा दिया। हटाने के बाद वहां पे जो नया राजा आया वो बना लुई फिलिप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लुई फिलिप के बारे में। दोस्तों, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति यानी कि लुई फिलिप के कार्यकाल में हुई थी। यह क्यों हुई थी? तो लुई फिलिप एक अति महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक प्रधानमंत्री चुना, जिसका नाम था गीजो। अच्छा, गीजो की अगर बात करें तो गीजो भी अच्छा प्रधानमंत्री नहीं था। ये पूंजीपति वर्ग का समर्थन सबसे ज्यादा करते था। पूंजीपति जितने भी अमीर लोग थे उनका समर्थन ज्यादा करता था। उसके अलावा जो भी आर्थिक नीति है, जो पहले के नियम कानून लगे हुए थे, अच्छे नियम कानून जो नहीं थे, उसको ये चेंज नहीं करता था, उसको चेंज करने से इनकार करता था। फलतः फ्रांस की आर्थिक स्थिति और कमजोर होने लगी, जिससे देश में क्या होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और गरीबी और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद आप देख लेते हैं थोड़ा सा गीजो के बारे में। ये सब चीज होने लगा तो सभी लोगों ने 22 फरवरी 1848 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थियर्स। इन्हीं के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग एकत्रित हुए भोज में। जब सभी लोग एकत्रित हुए तो एकत्रित होने के बाद भोजन वगैरह करने के बाद फिर सभी लोग एक साथ मिलकर के गद्दी छोड़ने की मांग की, यानी कि आंदोलन करने लगे कि भाई तुम गद्दी छोड़ो। फाइनली 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप भी गद्दी को त्याग देता है और त्यागने के बाद इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है नेपोलियन तृतीय, जो 1848 से 1871 तक फ्रांस का राजा बना रहता है। तो इसी 1848 की क्रांति को हम विश्व इतिहास में जानते हैं। इसी को हम 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है, ये है गैरीबाल्डी, इनका नाम है गैरीबाल्डी और ये है बिस्मार्क। तो इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका की अगर बात करें तो गैरीबाल्डी का है। इनके साथ साथ मेजनी का भी है, विक्टर इमैनुअल का भी है, काउंट काबूर का भी है। इसके बाद ये है बिस्मार्क। बिस्मार्क के अलावा और भी इनके कुछ राजा थे, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा योगदान निभाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इटली के एकीकरण के बारे में कि इटली का एकीकरण कैसे होता है। तो दोस्तों, इटली की यदि हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में इटली का कोई भी नाम ही नहीं था, यानी कि वो कोई देश ही नहीं था, बल्कि वह छोटे छोटे अनेक क्षेत्रीय राज्यों के समूह में बटा हुआ था, जहाँ की भाषा थी इतालवी या इतालवी भाषा वहाँ पे बोली जाती थी। अब जब आपको पता है 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बनता है फ्रांस का, तो वो अपने अगल बगल के सभी देशों पे क्या करने लगता है, अधिकार करने लगता है। और अधिकार करने के बाद वो वहाँ पे भी विकास का काम करने लगता है, वहाँ पे क्या करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा विकास करने लगता है। तो जब नेपोलियन के राजा बनने के बाद इटली को जब वो देखा कि बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसने क्या किया, 3 बड़े गणराज्य में बदल दिया, जिसका नाम पड़ा सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडिन। इसमें ये बदल दिया। लेकिन आपको ये भी पता है, वाटरलू के युद्ध के बाद जब वियना कांग्रेस हुआ 1815 ईस्वी में, तो इटली को फिर से क्या किया गया, अनेक गणराज्यों में तोड़ दिया गया, जिसमें से लगभग उसको 13 गणराज्य उसका बनाया गया। अब जब 13 गणराज्य बनाया गया तो वहीं से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा। क्यों? क्योंकि 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना था, तो बनने के बाद लोगों को वहां पे बहुत ही ज्यादा आजादी दे दिया गया था, और बहुत से ऐसे लोग उसमें उभर करके आ रहे थे जो इस निरंकुशता का नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा और भी बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति लोग उभर करके आने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे राष्ट्रवाद का भावना का उदय होना शुरू होने लगा। अच्छा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इसका श्रेय मेजनी को दिया जाता है। अगर हम मेजनी के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी था, जिनका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, 1805 में जेनेवा में हुआ था इनका जन्म, मेजनी साहब का। इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा पूछता भी है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आप क्या टिक लगाइएगा, मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने
एक संगठन बनाया जिसका नाम था कार्बोनरी संगठन। ये बना 1820 में और यह एक गुप्त संगठन था। आपको पता है ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो चाहता ही नहीं था कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो, यानी इटली का हमेशा टुकड़ा टुकड़ा में बटा रहे जिससे हम क्या करें, अपना शासन चला सकें। तो उसी की एक संगठन बना था जिसका नाम था कार्बोनरी संगठन 1820 में। उसके बाद जैसे ही ये धीरे धीरे सफल होने लगा तो फिर इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया। अब जैसे ही नागरिक आंदोलन भी आगे आगे बढ़ने लगा तो फिर उसके बाद 1831 में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, जिसमें जितने इटली के युवा लोग थे उनको क्या किए, वो जागृत किए। फिर जैसे ये सफल हुआ तो पूरे यूरोप के जो भी युवा पीढ़ी थे, यंगस्ट थे, वो लोग क्या हुए, इसमें शामिल हो गए 1834 में। तो ये जो है कि सबसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा। इसके बाद भी और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी व्यक्ति लोग आए जिनके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों मेजनी के बाद जो दूसरे व्यक्ति आए उनका नाम था विक्टर इमैनुअल। उनका क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल। ये 1849 में राजा बने थे। अच्छा, अगर हम बात करें इटली के बारे में ना तो देखिएगा इटली का सबसे शक्तिशाली जगह यहाँ पे दो है, एक है सार्डिनिया और दूसरा है यहाँ पे पिडमाउंट। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट के राजा कौन थे, विक्टर इमैनुअल, और ये बने थे 1849 में। यानी संपूर्ण इटली का शक्तिशाली जगह दो है, पहला सार्डिनिया, दूसरा पिडमाउंट। यहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल 1849 में बनते हैं और ये भी चाहते हैं इटली का एकीकरण हो, जिसको एकीकरण के लिए ये काउंट काबूर को 1850 में वित्त मंत्री का पद देते हैं। फिर बाद में विक्टर इमैनुअल को लगता है कि नहीं, ये काउंट काबूर अच्छा व्यक्ति है, ये अपने कूटनीति के द्वारा इटली का एकीकरण कर सकता है, तो फिर उसको प्रधानमंत्री 1852 में बना देते हैं। अब जब काउंट काबूर प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको यह काम सौंपा जाता है कि तुम इटली का क्या करो, एकीकरण करो। तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो अपने कूटनीति के द्वारा इटली का एकीकरण का काम पूरा करता है, और ये इटली के एकीकरण का काम पूरा भी करता है, लेकिन कुछ क्षेत्र होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। इसके बाद और देखते हैं, तो देख लेते हैं अब काउंट काबूर के बारे में कि काउंट काबूर कैसे इटली का एकीकरण करता है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये कौन है, ये काउंट काबूर है और ये एक सफल कूटनीतिज्ञ भी है। तो 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था जिसमें फ्रांस की तरफ से काउंट काबूर अपने 15,000 सैनिकों को भेज देता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए काउंट काबूर को इटली का एकीकरण करना है तो अकेले तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उधर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बैठा हुआ है इसको तोड़ने के लिए। तो इसको काउंट काबूर को किसी न किसी का मदद चाहिए। जब इसको मदद चाहिए तो कोई इसको क्यों मदद करेगा, जब ये अपने तरफ से किसी को हेल्प करेगा तब न करेगा। तो यही दिमाग लगाया काउंट काबूर, ये सोचा कि ये क्रीमिया का युद्ध हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं ना, फ्रांस को अपना सैनिक भेज देते हैं उसको बिना मांगे, जबकि फ्रांस का जो राजा था वो नहीं इससे सैनिक मांगा था, ये अपने मन से 15,000 सैनिक को भेज देता है लड़ने के लिए फ्रांस की तरफ से। अब जैसे ही भेजता है वहां का राजा क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो काउंट काबूर को अपनी तरफ से मदद के लिए वचन दे देता है। तो वो भी कहता है कि चलो भाई तुम हमारा हेल्प किया है, अगर तुमको भी जरूरत पड़ेगा तो तुमको भी हम हेल्प कर देंगे। तो जब क्रीमिया का युद्ध समाप्त होता है तो 1856 में पेरिस की संधि होती है। उस पेरिस की संधि में फ्रांस के द्वारा पिडमाउंट यानी काउंट काबूर को भी बुलाया जाता है और काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को ठहराया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कहा गया कि ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है यानी कि ऑस्ट्रिया है, ये अधिकार जो जमाए रखा है ना इटली पे, इसका एकीकरण नहीं होने दे रहा है, ये गैर कानूनी, ये गलत बात है। यानी कि काउंट काबूर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना देता है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। उसके बाद जो है कि क्या होता है और आगे देख लेते हैं। 1859-60 का बात है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट यानी कि इटली में सीमा को लेकर ना युद्ध होने लगा था। जब युद्ध होने लगा था तो आप सभी को पता है फ्रांस का राजा क्या किया था, वादा किया था कि हम तुम्हारा भी जो है कि समर्थन करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इटली को ये क्या करता है, इटली के समर्थन में ये अपना सैनिक क्या करता है, उतार देता है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया बुरी तरह हार जाता है। तब लोम्बार्डी को पिडमाउंट यानी कि सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। अच्छा, इससे पहले लोम्बार्डी जो है ना ये ऑस्ट्रिया में था, लेकिन युद्ध होने के बाद ये सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो जाता है कि युद्ध अभी जारी ही था, तब तक अचानक से फ्रांस की सेना युद्ध से वापस हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो पहला, इटली का संगठित होना फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। यानी इटली का जो संगठन ऐसे हो रहा था ना, तो फ्रांस का राजा डर गया था, उसको उचित नहीं लग रहा था। दूसरा, काउंट काबूर की सहायता करना बहुत ही खर्चीला पड़ रहा था फ्रांस के राजा के द्वारा, जिसके वजह से युद्ध से हटने को यह मजबूर हो गया। यानी कि नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया को और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराया। जब ये हट गया ना युद्ध से,
फ्रांस का राजा अपने सैनिकों को हटा दिया, तो ये ऑस्ट्रिया और इटली यानी कि पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराता है। और मध्यस्थता कराने के बाद इनके बीच जो है कि ज्यूरिख की संधि होती है, जिसके अनुसार क्या क्या होता है कि लोम्बार्डी को पिडमाउंट में मिलाया जाता है, वेनेशिया को ऑस्ट्रिया में मिलाया जाता है। नीस तथा उस समय फ्रांस को लोभ देकर फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को काबूल ने युद्ध में निष्क्रिय रहने और इटली के राज्य में विलय का विरोध नहीं करने का वादा किया। यानी जब ये लड़ाई से हट गया ना, वापस हो गया, तो काउंट काबूल बोला हम आपको निस तथा उस सेवाएं जो हमारा 2 क्षेत्र है उसको हम आपको देते हैं, बस आपको एक काम करना है कि किसी प्रकार से युद्ध में आपको बाधा नहीं बनना है, यानी विलय का विरोध नहीं करना है आपको। अब जैसे ही ये कहता है विलय का विरोध नहीं करना है, तो उधर से फ्रांस के राजा की तरफ से भी जवाब आता है कि उसके लिए कुछ शर्त होंगे, तब हम जो है कि बाधा नहीं बनेंगे, यानी इसका विलय का विरोध नहीं करेंगे। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। बदले में नेपोलियन की कुछ शर्तें थी। वो उसका शर्त क्या था कि जिस राज्य का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, कि भाई अगर तुम जिस राज्य का विलय करा रहे हो वहां पे जनमत संग्रह कराओ, यानी एक वोटिंग सिस्टम कराओ कि अगर सभी के सभी लोग सहमत होंगे, अगर वो चाहेंगे क्या करना, अगर वो चाहेंगे मिलना तभी ही मिला सकते हो, नहीं तो अन्यथा ऐसे नहीं मिला सकते हो। तो अंततः 1860-61 में काउंट काबूल को मध्य इटली की सभी रियासतों जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी ये सभी में जनमत संग्रह कराए भी गए और इसको मिला भी लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे दक्षिण इटली के क्षेत्र, सिसिली, नेपल्स, रोम, वेनेशिया, इन सभी पे इसका अधिकार नहीं था, इन सभी को छोड़ करके। तो दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी में काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये भी इटली का एकीकरण पूरे तरीका से नहीं कर पाता है या नहीं देख पाता है। इसके बाद कैसे किस क्षेत्र को कैसे मिलाया जाता है, जैसे सिसिली, नेपल्स, रोम, वेनेशिया, इसको देख लेते हैं हम लोग। जब काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो तीसरा जो है कि एकीकरण करने वाला व्यक्ति है ना, वो है गैरीबाल्डी, यानी आर्चबाल्डी का योगदान। तो गैरीबाल्डी की जन्म की बात करें तो यह 1807 में नीस में हुआ था और यह पेशे से नाविक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से पेशे से नाविक कौन था, तो क्या कहिएगा, गैरीबाल्डी। यानी ये नाव चलाता था और ये काफी जो है कि मेजनी के विचारों से प्रभावित था, यानी कि उसका समर्थक था। अच्छा, इसने ना एकीकरण करने के लिए इटली के कुछ क्षेत्र जो बच गए थे उसके लिए एक सेना बनाया जिसका नाम दिया लाल कुर्ती नामक दल, यानी कि लाल कुर्ती दल नामक ये सेना का संगठन किया था, जिसके सहयोग से ये दक्षिण इटली के जितने भी क्षेत्र होते हैं जैसे सिसिली, नेपल्स, है ना, ये बुर्बो राजवंश से जीत कर, यानी वहां पे पहले बुर्बो राजवंश वहां पे रहता है और उससे सिसिली और नेपल्स को जीत करके वो क्या करता है, विक्टर इमैनुअल को दे देता है, यानी विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है, कहता है कि आप इसको इटली में मिला लीजिए और बिना किसी संधि के इटली के शासक को दे देता है। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका कहना था कि हम भाई एक अच्छा जीवन, साधारण जीवन जिएंगे। इसके बाद और क्या क्या चीज होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद जब ये सारे चीज क्षेत्र जो है कि मिल जाते हैं, उसके बाद 1866 में सेडवा का युद्ध होता है जो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच होता है, जिसमें इटली ने प्रसा का साथ दे करके अपना वेनेशिया प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपको पता है और भी बहुत सारे क्षेत्र मिल गए थे लेकिन वेनेशिया नहीं मिला था और रोम नहीं मिला था। तो प्रसा का साथ देकर के 1866 में ये वेनेशिया प्राप्त करता है, कौन, इटली। और 1870 में जो सेडान का युद्ध होता है प्रसा और फ्रांस के बीच, इसमें फिर इटली ने प्रसा का साथ देकर के अपना रोम प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह इटली पूरा का पूरा क्षेत्र को एकीकरण करता है, ये सभी चीजों का हेल्प करा करके। तो इसके आगे की जो अगली जर्मनी की एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो फिर नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पहला।